हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमने पिछली जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम ये स्टडी कर रहे थे बाजार के प्रमुख रूप तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। इंग्लिश में बोलें तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो एज यू कैन सी कि नंबर ऑफ बायर्स जो हैं हमारे जो है, सॉरी नंबर ऑफ बायर्स कह रहा हूँ मैं, परफेक्ट कंपटीशन इसमें हमने किया था कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने यही किया था, परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इज सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट द सेम टाइम। तो लास्ट टाइम हमने ये कर लिया था कि भाई एक जो परफेक्ट कंपटीशन ये होता है कि उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, सेलर हैं, और एक ही जैसा सामान बेच रहे हैं और सेम प्राइस पर। तो यानी परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि बिल्कुल भी कहीं कुछ गुंजाइश नहीं बचती है। तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब आ जाते हैं हम, होमोजीनियस भी पढ़ लिया था हमने, स्टडी डिस्कस कर लिया था, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी कर लिया था, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर ये भी कर लिया था। अब आ जाते हैं डिमांड एयर कर्व is perfectly elastic and parallel to axis x axis। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से ये दिया हुआ है। ऐसे हिंदी मीडियम वाले भी एक बार देख लें, क्योंकि इसके अंदर भी वही चीजें हैं जो इसमें। अब यही आपका लास्ट है चैप्टर, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा जी। तो जैसा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई कीमत स्थिर रहने पर औसत और सीमांत संप्राप्ति समान रहते हैं। अतः इनके वक्र ओ एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बार इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। ये देखिए, कीमत स्वीकारक ए आर एवरेज रिसीट, मार्जिनल रिसीट, और सॉरी रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू दैट इज इक्वल टू इसकी जो प्राइस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो है, इसमें दिखा देता हूं कि पर यूनिट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट है, तो ए आर एम आर एंड पर यूनिट प्राइस का कोइंसाइड ईच अदर एंड पैरेलल टू एक्सिस एक्स एक्सिस। तो ये जो दिया हुआ है, देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी जो है इसमें कोइंसाइड कर रही है, तीनों की लाइन है। ये ए आर की भी है, ये एम आर की भी है, और ये प्राइस की भी है। यानी कि तीनों ही ये इस तरीके से आ गए एक ही लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर। तीनों एक ही एक के ऊपर एक के ऊपर है। आपको एक ही दिखाई दे रही है लाइन, लेकिन ये तीनों अलग अलग लाइन है, लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलैप किए हुए हैं। तो पर यूनिट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर पर यूनिट प्राइस एक ही जैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ए आर, एम आर और यूनिट प्राइस जो है, ये तीनों की तुलना यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है, वो सारे का सारा एक जैसा ही रहता है, यानी इक्वल हो जाते हैं। कब होता है? जब पर यूनिट प्राइस वो कांस्टेंट हो जाती है। तो क्वांटिटी कितनी भी खरीदी जाए, अगर आप ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले मान लीजिए 10 खरीदी यहाँ पर, फिर मान लीजिए 20 खरीदी, फिर मान लीजिए 30 खरीदी, फिर उसके बाद 40 खरीदी, लेकिन इसमें कहीं भी चेंज नहीं आ रहा। पीछे हमने पढ़ा था कि ए आर इक्वल टू प्राइस होता है, एवरेज जो रिवेन्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और एम आर जो है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर, सेल करने पर जो रिवेन्यू आता है उसी को हम मार्जिनल रिवेन्यू कह देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक ही लाइन पे आ जाती हैं, यानी कि सारी जो है हमारी सेम हो जाती है। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है।
हिंदी मीडियम वाले भी एक बार देख लें कर्व में कि इसमें जो दिया हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई कीमत स्थिर रहने पर औसत और सीमांत संप्राप्ति समान रहते हैं। ये देखिए, औसत और सीमांत प्राप्ति सब समान है, कीमत भी इतनी है। तो इस तरीके से ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करना आना चाहिए। दूसरा जो है इसके बाद जो दिया हुआ है नेक्स्ट है जो है डायरेक्शन। इसमें तो अभी जो है इसको थोड़ा सा अभी हम और देखते हैं इसके अंदर क्या बात आ रही है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है जो कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से प्रभावित होता है। यानी कि अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी यूनिट्स फर्म सेम प्राइस पर सामान को बेच रही हैं, तो उसमें नेक टू नेक कंपटीशन होता है। पहले क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए मोबाइल फोन वाली कंपनी है। अगर मान लीजिए एक ही मोबाइल फोन वाली कंपनी है और एक ही वो सारा का सारा प्रोसेस कर रही है, जितनी भी मार्केट के अंदर चीजें हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि प्राइस जो होगी आपकी उस पर मोनोपोली हो जाएगी। उस पर्टिकुलर जो हमारा एक पर्टिकुलर जो है जो प्रोडक्ट है उस पर मोनोपोली हो जाएगी मार्केट के अंदर उस कंपनी की। लेकिन वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि एक मोबाइल कंपनी है, एक ही मार्केट में और कोई मोबाइल कंपनी नहीं है, सिंगल एक यूनिट फर्म है, वही सारी मोबाइल जो है सप्लाई करती है मार्केट के अंदर। तो उसमें क्या होगा, उसका मोनोपोली चलेगी, वो प्राइस घटाए या बढ़ाए तो जो बायर है उसको उसी प्राइस पे लेना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जब बहुत सारे मोबाइल कंपनी वाले जब आ जाते हैं, मान लीजिए पहले एक थी, अब उसकी जगह 10 आ गए या और बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हर कोई चाहेगा कि हमारा प्रोडक्ट बिके। तो जब हर कोई चाहेगा हमारा प्रोडक्ट बिके, तो वही ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को, जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया, तो मोबाइल फोन की प्राइस को वो फीचर्स के साथ जो जो फीचर है सब ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे। तो जब सेम रखते हैं तो यही हमारा पूर्ण प्रतियोगिता आ जाता है। क्योंकि अगर किसी ने प्राइस को एस्केलेट कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की सेल भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि लोग जो है देखेंगे कि भाई जब सेम फीचर वाली चीजें इतने इससे थोड़े सस्ते फोन में मिल रही है तो लोग उसी को खरीदेंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। अब पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। तो जो भी उद्योग है, जैसे मोबाइल फोन का एक उद्योग हो गया, मोबाइल फोन कंपनी वाले ही उद्योग ही डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर फीचर्स के साथ जो है मोबाइल की कॉस्ट क्या रखी जाए। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी मांग कितनी है और सप्लाई कितनी, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी। अगर दोनों में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो क्या होता है, प्राइस नॉर्मल हो जाती है। अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस एस्केलेट कर जाएगी। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तब प्राइस डाउन चली जाएगी। तो इस तरीके से है, तो ये पूर्ति की शक्तियों से प्रभावित होता है, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से। तो समरूप वस्तु होने के कारण कोई भी व्यक्तिगत फर्म, इसमें ध्यान रखिए, समरूप वस्तु होने के कारण, जो समरूप वस्तु है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मोबाइल फोन का, कोई भी व्यक्तिगत फर्म या उपभोक्ता, ये फर्म या उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। तो एक पर्टिकुलर, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, मतलब पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी अगर एक सिंगल फर्म है या उपभोक्ता है, तो पूरे मार्केट की जो प्राइस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर उसको प्रभावित नहीं कर सकता, वो एज इट इज रहेगी। अतः उद्योग कीमत निर्धारक तथा फर्म कीमत स्वीकारक। तो उद्योग जो होता है वो क्या करता है, वो कीमत निर्धारण करता है। और जो है फर्म जो होती है कीमत स्वीकारक होती है। जो फर्म है यानी कि वो उसको स्वीकार कर लेती है। अगर मान लीजिए कि उद्योग है कहीं भी किसी मोबाइल फोन का, उन्होंने एक प्राइस डिसाइड कर दी, तो जितनी भी फर्म आएंगी वो उसी पर बेचने के लिए बाध्य हो जाएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं ले जा सकती प्राइस को।
तो इसी को हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि नेक टू नेक इसका कंपटीशन है। मुझे अच्छे से याद है जब एयरटेल ये कंपनी आई थी शुरू में, तो एयरटेल ने क्या किया था। एयरटेल ने जो मोबाइल फोन जब आया था, तो उसमें जो लोग रिचार्ज करते थे, तो रिचार्ज में उसमें ये रहता था कि मैजिक मैजिक करके चलता था कुछ, जो है मुझे अच्छे से याद है। तो उसमें क्या होता था कि एयरटेल वाली कंपनी जो कीमत निर्धारण कर देती थी, क्योंकि उसकी मोनोपोली थी उस समय मोबाइल फोन, तो उस तरीके से वही डिसाइड हो जाती थी मार्केट में, तो फर्म भी वही हो गई, उद्योग भी वही हो गया। तो उस उद्योग के उद्योग में उस एयरटेल कंपनी के द्वारा जो निर्धारित किया जाता था फर्म के द्वारा, वो पूरे बाजार में लागू हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल कंपनियां ऑपरेटर्स आए, जैसे वोडा आ गया, बाद में आइडिया आया, तो उसमें क्या हो गया, उसकी सेल डाउन हो गई, तो इसलिए क्या हो, फिर बाद में जियो आ गया। तो अब इनके आने से बाकी सबकी प्राइस कम हो गई। जैसे जियो ने शुरू में फ्री में बांटे जो है सारे सिम, तो इससे कंपटीशन परफेक्ट होता चला गया, यानी कि नेक टू नेक कंपटीशन, क्योंकि जितने भी जो हायर एंड की तरफ थे प्राइसेस, वो प्राइस डाउन आ गए, नीचे की तरफ आ गए। तो इस तरीके से सारा का सारा ये प्रोसेस चलता है। तो एक सिंगल फर्म या सिंगल व्यक्ति एक व्यक्तिगत रूप से किसी भी मार्केट की दिशा और दशा को प्रभावित नहीं करता है, उसके प्राइस को एस्केलेट या डाउन नहीं कर पाता है। ये मार्केट यानी कि उसका उद्योग डिसाइड करता है, और जो फर्म होती है उस कीमत को स्वीकार करती है। यानी कि जैसे जियो जब आया मार्केट में, तो जियो के आने से क्या हुआ, उन्होंने एक प्राइस डिसाइड कर रखा है, और प्राइस जो है बाकी फर्में उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि क्रेताओं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं और निहितार्थ, यानी कि फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और उसके बाद इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो इसके अंदर जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, जो हमारा इसमें दिया हुआ है कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, ये हमने इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा था कि भाई क्रेता और विक्रेताओं की जो है अधिकतम संख्या जो है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा कि वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, नो फर्म कैन अफेक्ट और चेंज द प्राइस। अभी जैसे मैंने बताया कि पहले एक मोबाइल ऑपरेटर था एयरटेल, उसके बाद बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटर आ गए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनमें कंपटीशन हो गया। अब कोई भी फर्म उस प्राइस में, जिस प्राइस में सर्विसेज ऑफर कर रही है, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, है ना। क्योंकि उससे ज्यादा देगा तो उसमें क्या होगा, अगर प्राइस उससे ज्यादा रहेगी जो नॉर्मल प्राइस है, तो उसको कोई बायर नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी अपना प्राइस लगभग सेम लेवल पर रखते हैं। तो इस तरीके से नो फर्म कैन अफेक्ट और चेंज द प्राइस, और ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर बिकॉज इनसिग्निफिकेंट शेयर ऑफ फर्म और कंज्यूमर्स इन द मार्केट और सप्लाई डिमांड। तो सप्लाई डिमांड का जो लॉजिक है, ये उस समय लगता ही है कि सप्लाई और डिमांड जो है, जिस प्रकार से रहती है, प्राइस उसी के अकॉर्डिंग ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। तो कोई भी व्यक्तिगत क्रेता एवं विक्रेता कीमत का प्रभावित नहीं कर सकता है, अतः कीमत एक समान है। तो ये आ गया जी पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन में, इसके ये स्पेशलिटी हो गई, यानी फीचर्स हो गए, और इसमें इसका इम्प्लीकेशन आ गया, निहितार्थ मतलब इम्प्लीकेशन। दूसरा है फर्मों के बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, यानी कि फ्री एंट्री एग्जिट। अगर फ्री एंट्री एग्जिट अगर हम कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, फ्री एंट्री एग्जिट करने से फ्री एंट्री एग्जिट करने से सभी फर्म दीर्घ काल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। यानी कि जब उस पर फ्रीडम होती है कि कोई भी फर्म अपने हिसाब से एंटर कर सकती है या एग्जिट कर सकती है, तो क्या होता है कि उनमें कोई भी फर्म जो होती है, वो सारे के सारे जो है फर्म में जो है एक सामान्य लाभ अर्जित कर रहे होते हैं। अलग अलग लाभ नहीं होता है, कोई ज्यादा या कम नहीं होता है, नॉर्मल जो है वो लाभ या
लाभ अर्जित करते हैं, और अगर लाभ नहीं होता तो मार्केट से बाहर हो जाती है वो चीज, वो कंपनियां। अब जैसे अगर आप देखें तो आइडिया जो थी, ये कंपनी जो है पहले जो है सिंगल थी, वो सिंगल एंटिटी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो आइडिया को जो है वोडाफोन से जो टाई अप करना पड़ा। तो आजकल जो वी चल रहा है, तो वी फॉर वोडाफोन और आई फॉर आइडिया, तो दोनों मिल गई हैं। तो वही है, कोई भी कंपनी जो है कभी भी मार्केट में एंटर कर सकती है और कभी भी एग्जिट कर सकती है। और ऐसा होने पर क्या होता है कि जो और कंपनियां होती हैं उनका जो प्रॉफिट हो वो भी जो है नॉर्मल। फिर उसके बाद है समरूप उत्पाद, यानी कि एक जैसे उत्पाद, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट। यूनिफॉर्म प्राइस प्रीवेल्स इन द मार्केट। तो अगर एक जैसे प्रोडक्ट अगर आ गए, जैसे मैं भी बात कर रहा था कि मोबाइल ऑपरेटर्स की जो ये डाटा सर्विस दे रहे हैं या रिचार्ज का जो ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप देखिए सभी मोबाइल कंपनी जो ऑपरेटर हैं उनके डाटा रिचार्ज का या रिचार्ज की जो प्राइस है वो लगभग सेम। तो इसमें फायदा किसको होता है, इसमें फायदा कंज्यूमर को हो जाता है। उसके बाद बाजार का पूर्ण ज्ञान। अब बाजार का पूर्ण ज्ञान होने से क्या होता है, बाजार में कीमत एक समान रहती है, यानी कि कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो इसमें जो है ये आ जाता है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर, तो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो वही चीज जो मैंने बताया। फिर उसके बाद जो है मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, तो बाजार में एक समान कीमत होती है। अब इसके बाद जो है ये भी है कि इसमें जो है मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है, इलास्टिसिटी काफी होती है इसमें मांग वक्र में। अब इसके बाद आता है हमारा संतुलन, कीमत और बाजार संतुलन, कि ये दोनों चीजें क्या होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस। और उसके बाद आ जाता है हमारा जो है प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट मार्केट। और उसके बाद अभी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ कुछ इसमें चीजें हैं, तो आज हम इसे फिनिश कर लेंगे और ये हमारा जो है आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा प्राइस जिस पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कमोडिटी की इक्वल होती है। यानी कि अगर हम किसी कमोडिटी की प्राइस को ले लें, उसकी जो डिमांड को लें और सप्लाई को लें, वो बिल्कुल बराबर होती है। तो ऐसा प्राइस पॉइंट जो होता है उसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कह देते हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लें, वस्तु की वह कीमत है जिस पर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होते हैं। तो मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, इसके अंदर ये दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये जो है मांग जो है ये सप्लाई कर्व है, और ये वाला, ये अगर हम देखेंगे ये वाला, ये जो दिया हुआ है ये सप्लाई कर्व है, और ये जो है प्राइस वाला है, ये प्राइस वाला। आप इसमें देखिए ये संतुलन कीमत है, ये जो कीमत है ये प्राइस का है। ये देखिए ये जो आ रही है प्राइस सेम रहती है, और यहाँ पे अगर देखें तो एक प्राइस ऊपर चली गई और एक प्राइस नीचे चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पूर्ति आधिक्य, यानी पूर्ति ज्यादा हो रही है, यहाँ मांग की ज्यादा ज्यादा है, आधिक्य है। एक बार इसको जो है यहाँ से भी देख लेते हैं हम, कहाँ से, एक बार हम इसको इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से भी देखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में बताया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको ये हमें दिया हुआ है, ये देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व। ये सप्लाई है, ये डिमांड कर्व है, ये वाला सप्लाई कर्व है, और ये वाला डिमांड कर्व है। तो ये जो जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को ही ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। ये वाला, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये जो प्राइस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस आएगी, ये अगर हम इसको यहाँ की तरफ, इधर की तरफ प्राइस वाले एक्सेस की तरफ ले जाएं, तो इसके ठीक सामने ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। इक्विलिब्रियम किस सेंस में,
कि डिमांड और सप्लाई ऐसे पॉइंट पर जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, तो उसी को हम इसमें कह देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट। अब जैसे इसमें ये दे रखा है, तो ये पॉइंट बेसिकली जो ये जो कर्व होगा यहाँ पर, ये वाला जो कर्व है ये P की जगह D आएगा, ये इसे ठीक कर लेना आप लोग, ये D आएगा, D। तो ये हमारा D है यानी कि डिमांड है, और ये वाला जो है हमारा S यानी सप्लाई वाला कर्व। तो S ये जो पॉइंट आया ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और इसके ठीक सामने यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो ये जो पॉइंट P आया, ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसमें क्या होगा, जब अगर ये पॉइंट नीचे आ जाए, इससे अगर हम थोड़ा सा नीचे चल के अगर देखें, एक बार इसको और देख लेते हैं, नीचे चल के भी अगर हम इसको देख लें एक बार, तो नीचे चल के देखने में इसमें ये देख लेते हैं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे अगर ये देखते हैं, ये है एक्सेस सप्लाई, कौन सा वाला, ये वाला इसके अंदर क्या है, इसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं। और ये एक्सेस सप्लाई क्या है, इसमें एक्सेस सप्लाई ये चीज है, ये डिमांड और ये सप्लाई, अगर इसके बीच का ये वाला हिस्सा लेते हैं तो ये एक्सेस सप्लाई हो गई, जबकि ये हो गया एक्सेस डिमांड। ये नीचे की तरफ जो आ रहा है एक्सेस डिमांड, यानी कि इधर डिमांड बढ़ती जा रही है और इधर जो सप्लाई बढ़ती जा रही है। अगर एक कर्व की बात करें, कर्व जो है देखिए डिमांड को क्रॉस करके ये जो सप्लाई है ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई आ गई, यानी प्राइस जो है जितनी डिमांड है उससे ज्यादा हो जा रही है। यहाँ पे एक्सेस डिमांड का मतलब है, देखिए इस डिमांड को अगर हम देखेंगे तो डिमांड जो है ये बढ़ती जा रही है, इधर ये बढ़ती जा रही है, यानी कि एक्सेस डिमांड, यानी कि ये पूर्ति जो है इधर जा रही है सप्लाई, और डिमांड जो है इधर बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो ये आया नीचे की तरफ, इसे हम एक्सेस डिमांड के, तो एक्सेस हो गई यहाँ पे डिमांड, यानी सप्लाई जो थी सप्लाई से बहुत इधर नीचे की तरफ जो आ रहा है कर्व जो है वो इस तरीके से कर्व आता है, ये ऐसे नीचे की तरफ, तो ये एक्सेस डिमांड शो करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस सप्लाई ऊपर वाला हिस्सा है और एक्सेस डिमांड नीचे वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से आ जाता है कि मार्केट कंपटीशन में कैसे इसमें हम लेके चलते हैं। अब यह आ जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति जहां एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात जहां बराबर होते हैं, वह संतुलन बिंदु कहलाता है। अभी हमने देखा इसको, और यह संतुलन बिंदु पर स्थिर स्थित कीमत संतुलन कीमत तथा इस बिंदु की मात्रा संतुलन मात्रा है। ये तो हमने ऊपर देखा ही है। अतः बाजार की संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, जो अभी हमने पहले भी स्टडी किया है कि मार्केट डिसाइड करती है। और बाजार मांग या बाजार पूर्ति में कोई भी परिवर्तन संतुलन बिंदु संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा में परिवर्तन कर देता। तो बाजार में कोई भी अगर मान लीजिए मांग है या बाजार में पूर्ति है, उसमें कोई अगर परिवर्तन आता है तो उससे जो है बाकी सारी चीजें भी अफेक्ट कर जाती है। पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या होता है, संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा में प्रभाव की श्रृंखला। अब ये देखिए अभी हमने जैसे बात की थी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूर्ति अधिक हो गई, ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि प्राइस जो सप्लाई है वो सप्लाई ज्यादा हो गई है, और जबकि डिमांड कम हो गई, जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया था, ये देखा था। तो इस तरीके से सारा का सारा जो है प्रोसेस से चलता है। ये देखिए चेन इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सप्लाई जो है कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा, ठीक है, और ये जो प्राइस है, प्राइस जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया। मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा हमारा जो सप्लाई कर्व था, और ये आ गया अभी एस डैश, यानी कि और ये शिफ्ट कर गया सप्लाई,
और जबकि प्राइस जो थी पहले ये वाला प्राइस आ रहा था इक्विलिब्रियम वाले पे जो था, अब ये प्राइस जो है नीचे आ गया, ये प्राइस यहाँ पे आ गया। तो ये डिमांड और यहाँ पे जाके ये इसको हम देख सकते हैं नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्वांटिटी वाला हिस्सा नीचे का है और ऊपर एक्सेस जो है वाई एक्सेस पे जो दिया हुआ ये प्राइस दिया हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि जब भी सप्लाई जो है, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये सप्लाई ज्यादा आ रही है तो प्राइस ये डाउन चली, और डाउन चली गई तो उससे जो है पैरामीटर हमारे चेंज हो गए, क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है सारी। तो इस तरीके से ये सप्लाई में चेंज आता है, तो इसमें ये प्रभाव पड़ जाता है कि भाई इसकी जितनी भी जो प्राइस है वो कम हो जाती है अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो उस प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है ऊपर नीचे होती रहती है। अब इंक्रीज इन सप्लाई पर क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट पर। अगर जो है सप्लाई जो है ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि पूर्ति में वृद्धि होने पे पूर्ति वक्त बाईं ओर खिसकता है, यानी कि ये जो है दाईं ओर, सॉरी दाईं ओर खिसकता है तथा नया पूर्ति वक्त एस एस डैश एस डैश बनता है। दूसरा पॉइंट यह जाता है इसमें कि दी गई बाजार कीमत पर पूर्ति अधिक की स्थिति बन जाती है जो ईएफ है, यानी कि पूर्ति अधिक क्या है कि सप्लाई एक्सेस में आ जाती है। ये देखिए आप, ये सप्लाई एक्सेस यहाँ पर पूर्ति आधिक्य, तो ये पूर्ति आधिक्य दिखा रहा है, यानी कि प्राइस जो है इसकी बढ़ जा रही है सॉरी सप्लाई बढ़ जा रही है। अब उसके बाद आगे जाता है सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइजेज एट द गिवन मार्केट प्राइस, कंपटीशन अमंग द सेलर टू सेल देयर प्रोडक्ट। ये कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि सप्लाई ज्यादा आ गई है, मार्केट में चीजें ज्यादा आ गई हैं। जब मार्केट में चीजें एक ही टाइप की ज्यादा आ जाती है तो हर एक को जो है अपना प्रोडक्ट सेल करने में उतना ही ज्यादा जो कंपटीशन हो जाता है, उतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। सेलर्स आर विलिंग टू कट देयर प्राइस। अब देखिए सेलर जो है अपने प्राइस कम करने लगते हैं कि अच्छा ये सेम प्राइस पे आपको वहां मिल रहा है, मैं कम प्राइस पे आपको दे देता हूँ ताकि उनकी सेल ज्यादा होती जाए। इस तरीके से कर दिया जाता है। डिक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन एक्सेशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम की गई उससे क्या होगा, उसकी जो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, फिर वही है कि उसकी सप्लाई साइड डाउन चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही सप्लाई साइड डाउन चली जाएगी फिर मार्केट में फिर से एकदम से क्रिएट हो जाएगा, डिमांड जो बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से इसमें जो आ जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, तो हमने पहले भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि दी गई बाजार कीमत पर पूर्ति आधिक्य की स्थिति बन जाती है, जो कि ये फिर ऊपर दिखाया ग्राफ में। उत्पादकों में अपना उत्पादन बेचने हेतु प्रतियोगिता हो जाती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके। उत्पादक अपने उत्पाद की कीमतों में कमी करते हैं क्योंकि इसके वांछनीय स्टॉक बढ़ जाते हैं। अब वो अगर अपना स्टॉक जो है उसे खत्म करना है, जो प्रोडक्ट वो बना चुका है, तो अगर सेम प्राइस पे जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है उस पर नहीं बढ़ता है, नहीं बिकते हैं सामान, तो क्या करते हैं, उस प्राइस को जो है डाउन ले आते हैं। डाउन लाने पे क्या होता है, फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से सप्लाई और डिमांड इसमें एक चलती रहती है, ये एक साइकिल चलता रहता है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल होने के बाद जो है अगर प्राइस सेम है, फिर नहीं बिक रहा किसी फर्म का कोई प्रोडक्ट, तो क्या करती है, प्राइस को डाउन ले आती है। प्राइस डाउन लाने से क्या होता है, लोग ज्यादा उसको खरीदने लगते हैं। जब ज्यादा खरीदने लगते हैं तो उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। जब सप्लाई शॉर्ट हो गई यानी डिमांड जो है एक्सेस में है, सप्लाई कम हो गई, तो फिर वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा फिर वो मार्केट में ज्यादा चला जाता है, तो अब उसको कोई नहीं खरीद रहा, फिर उसकी सेल डाउन चली, प्राइस डाउन चली जाती है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती है कि जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ जाती है तो उधर सप्लाई कम हो जाती है, जब सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस एस्केलेट कर जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस से चलता रहता है। कीमतों में कमी के कारण मांग में विस्तार, वही जो मैंने बताया कि कीमत अगर कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तथा पूर्ति में संकुचन होता है, पूर्ति कम हो जाती है। और यह प्रक्रिया संतुलन बिंदु प्राप्त होने तक चलती रहती है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों इक्वल पॉइंट पे नहीं आते, यानी कि डिमांड और सप्लाई सेम प्राइस सेम पॉइंट पर नहीं आते।
तो इस तरीके से इसमें मांग और पूर्ति बराबर आ जाती है। अब इसका जो है रिजल्ट क्या निकलता है? एक्सक्यूज मी। रिजल्ट ये निकलता है कि संतुलन कीमत कम हो जाती है और संतुलन मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः नई संतुलन कीमत P कम होकर P1 पर और नई संतुलन मात्रा Q से बढ़कर Q1 पर तथा संतुलन स्थिति E से E डैश पर हो जाता है। ये देखिए, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको ये चीज। अब क्या हुआ, देखिए, जैसे ही इसमें डिमांड जो है, सप्लाई बढ़ी, तो सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, इसकी कीमत कम हो गई। कीमत कम हो गई तो देखिए ये जो है, अब ये कहाँ पे आ गया, ये प्राइस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो, अब जब प्राइस कम हो गया तो क्या हो गया, फिर क्वांटिटी लोग ज्यादा खरीदने लग गए, फिर ये जो है क्वांटिटी वाला जो है पॉइंट, ये आगे खिसक गया। अब ये जो आया, ये आ गया आपका क्वांटिटी और ये आ गया आपका प्राइस। तो ये जो पहले जो संतुलन बिंदु यहाँ पे था, पूर्ण इक्विलिब्रियम जो पॉइंट था, अब वो ई डैश पे आ चुका, यानी कि यहाँ पे आ गया। इस प्राइस पॉइंट पर हम लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई सेम आ गई। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए, ये वाला सप्लाई कर्व है, कौन सा, एस डैश। एस डैश, ये सप्लाई कर्व हो गया और ये डिमांड कर्व है। अब अगर इस वाले पे देखें, एस डैश वाले पे देखें, तो एस डैश वाला कर्व और ये डी वाला कर्व, ये डी वाला कर्व एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है ई डैश, ये वाला नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यानी कि अब यहाँ पे प्राइस कम होने पर ये एक अलग से एक नया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है यहाँ पर। तो ये हमारा पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था, और इस पॉइंट पर क्या था, इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई वाला पॉइंट था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे डिमांड और सप्लाई। वो इस प्राइस पॉइंट पे कर रहे थे, इस पॉइंट पे कर रहे थे, और ये वाला प्राइस था। लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई तो डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गई, सप्लाई शिफ्ट हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, ये क्यू वाला भी यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये जो क्यू, ये वाला ई डैश जो पॉइंट है, अब एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, ये जो है, ये भी क्या होगा, डी और एस डैश जहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये चीज है। तो यानी कि नया हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही बात उसमें बताई गई है। तो इसको भी हमें ध्यान से देखना है, करना है। अब मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से परिणाम ये होता है कि दोनों चीजें हमारी जो है बराबर हो जाती हैं, और नया जो है हमें एक पॉइंट मिल जाता है, जिसमें कि क्यू जो प्राइस जो है पी से P1 हो जाता है, और क्वांटिटी क्यू से Q1 हो जाती है, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से E1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही करते हैं। अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम स्टडी करेंगे कि पूर्ण इसमें जो अगला जो पॉइंट आ जाएगा हमारा, कि उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत का निर्धारण। तो इसको हम जो है अगली क्लास के अंदर इसको हम करते हैं कवर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, और अब हम अगली क्लास में इसके आगे लेके जाएंगे। आज केवल हम इतना ही करते हैं, और बाकी जो है अब जो होगा वो अगली क्लास। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना खास ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखें। गुड।